जैसा कि आपको मालूम है कि आज शहबाज शरीफ साहब की नैब कोर्ट में हियरिंग थी और मैं मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे थे, चाहे वो साफ पानी हो, आशियाना हो, गंदा नाला हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हों, मोटरवेज हों, बिजली के मंसूबे हों, LNG के मंसूबे हों, जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे, जिन्होंने 5 साल नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ ने पंजाब की, बल्कि पंजाब के अंदर बतौर वज़ीर आला 5500 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाकर पूरे पाकिस्तान को बिजली मुहैया की। उनके दौर में जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे, 14,000 मेगावाट बिजली बनी, सीपैक आया, मोटरवेज बनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी, अस्पताल बने, स्कूल्स बने और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जिन पे इल्ज़ामात लगाते थे उनके दौर में करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में कम हुआ, 129 से 117 पर 2018 में इन तमाम मंसूबे जो लगाए गए, इन तमाम मंसूबों के बावजूद करप्शन में कमी आई और 2.5 साल में जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने मुल्क पर मुसल्लत हैं, जब मुल्क के अंदर 400 अरब की चीनी चोरी हो जाएगी, 225 अरब का आटे में डाका डल जाएगा, 122 अरब की LNG चोरी होगी, जब मुसल्लत करदा हुक्मरान की जमात जो है वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से सिलेक्टेड वजीर आजम फॉरेन फंडिंग करते हुए पकड़ा जाएगा, जब मुल्क के कौमी खजाने से कमीशन खोर कमीशन खाते पकड़े जाएंगे, जब मुल्क के अंदर सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म होगा, पूरे मुल्क को करप्शन की मंडी बनाकर रख दिया, तो करप्शन के अंदर इजाफा ही होगा। और ये ऐसे झूठे हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम से लेकर नीचे किराए के तर्जुमानों तक हर रोज आटा चोरी, बिजली, गैस, दवाई, चीनी चोरी के ऊपर वजीर आजम सिलेक्टेड जो है वो इजलास नहीं बुलाता, बल्कि किराए के तर्जुमानों को ये दर्स देने के लिए इजलास बुलाया जाता है कि झूठ बोलो, तोहमत लगाओ, इल्जामात लगाओ, इसके लिए इजलास बुलाया जाता है। और जिस वक्त इनकी ऊपर करप्शन का भांडा इनका फूटा, उस वक्त कहते हैं चीनी चोरी हो गई तो नवाज शरीफ के दौर में हुई, आटा चोरी हो गया नवाज शरीफ के दौर में हुआ। और जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है तो वजीर आजम सिलेक्टेड समेत किराए के तर्जुमानों को इमरान साहब क्या दर्स देते हैं कि झूठ बोलो कि नवाज शरीफ के दौर का डेटा है। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर डेटा और ईयर मेंशन्ड होता है, लेकिन ये एक ऐसी परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि आप कहेंगे जी दूसरे दौर की है। इमरान साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं, कर्जा आते ही कहा जी कर्जा कमीशन बनेगा, आज तक कर्जे की रिपोर्ट नहीं आई, 14,000 अरब का कर्जा खुद ले लिया। आटा कमीशन बनेगा, आटा चोरी हो गया। चीनी कमीशन बनेगा, चीनी की जो कीमतें उसमें इजाफा हो गया, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। कब्जा माफिया ने मुल्क को कब्जे में लिया हुआ है, मुल्क के ऊपर कब्जा माफिया मुसल्लत है, मुल्क के ऊपर आटा चीनी माफिया मुसल्लत है। इस वक्त जब एहतसाब और सियासी इंतकाम के गुब्बारे से हवा निकल गई है, तो अब क्या राग अलाप रहे हैं? कब्जा किया हुआ है। और वो जो 50 लोगों की लिस्ट इतने बेशर्म है, भाई किसी और का डाल दो, जो तुम्हारे दाएं बाएं कब्जा माफिया बैठा है उसके नाम डाल दो, लेकिन सियासी इंतकाम में अंधे पहले एहतसाब के नाम पर झूठे इल्जामात लगाए और अब कब्जा माफिया जो दोनों हाथों से मुल्क के कौमी खजाने को लूट रहा है, जिसकी गवाही इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दी है। पूरे मुल्क पे कब्जा करके आवाम का आटा चीनी बिजली गैस चोरी किया जा रहा है। एक धेले की करप्शन साबित जब नहीं हुई। और मैं ये भी बताती चलूं कि 2.5 साल के अंदर जो सिर्फ इमरान साहब की हुकूमत ने कर्जा लिया है
5 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में 10,400 बिलियन का कर्जा लिया और क्या बनाया? 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, पूरे मुल्क में वफाकी इकाइयों को मोटरवेज के साथ जोड़ा, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई। ये जो कर्जा लिया 10,000, ये मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। कहते हैं ना कर्जे ले लिए, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो आवाम तकलीफ में है, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो महंगाई है, हमें कर्जे देने पड़ रहे हैं तो ये हाल हमारा मईशत की तबाही है। लेकिन मैं आपके कैमरास के जरिए आवाम को बताना चाहती हूँ कि 10,400 बिलियन 5 साल में जो मंसूबे मैंने आपको बताए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कर्जा लिया और सिर्फ 2.5 साल में 11,500 बिलियन का कर्जा इन नालायकों और चोरों ने लिया। 11,500 बिलियन का। और अगर सिर्फ आपकी समझ के लिए कि ये कितनी रकम बनती है 11,500, वो इसलिए कर्जा कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ रही क्योंकि चोरों ने, नालायकों ने 11,500 का कर्जा ले लिया और झूठ बोलते हैं कि पिछली हुकूमतों के कर्जे देने के लिए हमने 11,500 कर्जा लिया। 11,500 कर्जा लेके एक ईंट नहीं लगाई। और अगर आपकी समझ के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये 11,500 कर्जा कितना होता है, जबकि कोई मंसूबा ना लगे, ना अस्पताल में कोई नया कमरा, ना स्कूल में नया कोई क्लासरूम, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक ईंट, ना मोटरवे की एक ईंट, ना बिजली का 1 मेगावाट। इसका मतलब ये होता है कि अगर 4 साल 11,500 बिलियन का जो कर्जा है, 4 साल अगर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के अवाम हर शख्स को मुफ्त बिजली दे, मुफ्त गैस दे, मुफ्त रोटी दे, मुफ्त आटा दे, मुफ्त चीनी दे, क्या दे? मुफ्त बिजली दे, मुफ्त गैस दे, हर शहरी को मुफ्त दवाई दे, मुफ्त बिजली दे, मुफ्त आटा और चीनी दिया जाए। 4 साल ये रकम बनती है 11,500 बिलियन, जो इन नालायकों ने 2.5 साल में कर्जा ले दिया, जो मुल्क की तारीख में किसी हुकूमत ने इतनी तेजी से कर्जा नहीं लिया। और ये कर्जा कहां जा रहा है, उसकी गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट दे रही है। ये जो दोनों हाथों से कौमी खजाने को लूटा जा रहा है और कमीशन खोर ये कागज लहराते हैं। मैंने आपको कहा था कि कागज का साइज जो है वो इतना हो गया पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये इतने झूठे हैं, ये इतने कमीशन खोर नालायक चोरी करते हुए पकड़े गए हैं कि आप कागज नहीं लहराते। अब सरकारी खर्चे के ऊपर बैठकर वो कमीशन खोर शहजाद अकबर साहब, जो इंशाअल्लाह इमरान साहब की सियासी कब्र में कॉफिन में आखिरी ताबूत में कील ठोकेंगे और ये भाग जाएंगे। ये जो ब्रीफकेस पार्टी है ना, जिन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ है और डाइवर्ट करते हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। जिस दिन इल्जामात लगाते हैं, जिस दिन प्रेस टॉक करके कोई ना कोई तमाशा करते हैं, उस दिन बिजली की कीमत महंगी करते हैं, उसी दिन पेट्रोल की कीमत महंगी करते हैं, उसी दिन गैस की कीमत महंगी करते हैं। इतनी बड़ी वारदात डालते हैं उस दिन जिस दिन आवाम के साथ झूठ बोलते हैं। तो मुख्तसरन पाकिस्तान की आवाम को यह पता चल जाना चाहिए और चल गया है, क्योंकि जब लोगों के घर रोटी नहीं होती, खाने को आटा नहीं होता, गैस का बिल नहीं दिया जाता, मरीज को अस्पताल नहीं लेके जा सकते, बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, घर का किराया नहीं दे सकते, तो ये जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है उस पे कब्जा ग्रुप इस वक्त काबिज है, मुल्क को कब्जे में लिया हुआ है और चीखें निकल रही हैं। चीखें क्यों निकल रही हैं? क्योंकि नालायकों, नाअहलों और चोर टोले को उनके तमाम एलाइज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाम ने इनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। और इसलिए ओपन बैलेट सेनेट में होना चाहिए। जिस वक्त चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी हुआ, डाका डाला गया, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब कहा कि ओपन बैलेट होना चाहिए, तो ये शख्स खुदा के लहजे में बोल रहा था। ये शख्स कहता था, इतना तकब्बुर था उस वक्त जब हमारा इलेक्शन चोरी हुआ चेयरमैन सेनेट का, और आज कहते हैं ओपन बैलेट होना चाहिए। 2.5 साल के बाद ये सिर्फ मीडिया पे प्रोपेगेंडा है।
2.5 साल के बाद आज जब अपने मेंबरान छोड़ के जा रहे हैं, जब अपने एलाइज छोड़ के जा रहे हैं, जब तन्हा रह गए हैं, पाकिस्तान की आवाम ने जब इनके एहतसाब की कार्रवाई शुरू कर दी है तो चीखें निकल रही हैं। ये आटा चीनी चोर माफिया ये मुल्क के ऊपर काबिज है, इस वक्त कब्जा किया हुआ है और दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ब्रॉडशीट ने इनकी तमाम चोरी पकड़ी है, करप्शन पकड़ी है। पिछले 5 साल वजीर आजम क्या कहता है महंगाई तो हुई नहीं, महंगाई तो नहीं है मुल्क के अंदर इस वक्त, क्योंकि जिस वक्त एटीएम ये कब्जा ग्रुप चलाते हों, जिस वक्त बावर्ची खाने का जो खर्चा है वो एटीएम चलाते हों, जिस वक्त मांगे तांगे की गाड़ी के ऊपर बैठते हों, जिस वक्त मुल्क के ऊपर दाएं और बाएं आटा चीनी चोर माफियाज को बिठाकर मुल्क को और माफियाज की सहूलतकारी की जाती है, तो उस वक्त कहते हैं महंगाई नहीं है, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। तो मैंने कल भी कहा था कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर चुकी है। ये कब्जा ग्रुप आटा चीनी चोर माफिया जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिस तरह इनको पाकिस्तान की आवाम की तकालीफ का मीडिया से पता चलता है, 31 जनवरी गुजर चुकी है, इनको अपने जाने का भी अब मीडिया से ही पता चलेगा। इनको ये पता चलेगा कि इनकी जो हुकूमत है वो जा चुकी है, जो अपने आप को वजीर आजम समझता है, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जो वोट चोरी करके आया है, ये वो कब्जा ग्रुप है जो मुल्क के ऊपर इस वक्त काबिज है। इसलिए इनके दिन गिने जा चुके हैं। 4 तारीख को इंशाअल्लाह पीडीएम का जो इजलास है उसमें पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। आज मियां शहबाज शरीफ साहब को असासाजात केस में पेश किया गया। अदालत के रूबरू उन्होंने आज फिर पूछा कि नैब की प्रोसिक्यूशन मुझे ये बताए कि मेरे खिलाफ करप्शन का कहां पे इल्ज़ाम है और मेरे खिलाफ कौन से सरकारी मंसूबे, कौन से सरकारी टेंडर, कौन से सरकारी प्रोजेक्ट में किकबैक या कमीशन का इल्ज़ाम है। जो तोता मैना की कहानी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बनाई गई है, उसमें 2 साल गुजर जाने के बावजूद एक धेले का सबूत प्रोसिक्यूशन सफाए मिसल पे और अदालत के रिकॉर्ड पे अभी तक नहीं ला सकी। दूसरी तरफ इस मुल्क में जो कब्जा माफिया राइज है, उसमें मैंने कुछ सवालात किए थे मिर्जा शहजाद अकबर साहब से कि ये मुराद अकबर नामी आदमी जो आपका सगा छोटा भाई है, क्या आप बता सकते हैं कि जो पिंडी के एक मौजे में उसने कब्जा करने की कोशिश की और सरकारी गाड़ियों पर वो कब्जा लेने गया, उस कब्जे की इंक्वायरी का क्या हुआ? नंबर 1। नंबर 2, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एडीसी रेवेन्यू रावलपिंडी, एएसपी उस पर्टिकुलर सब डिवीजन का, उनके तबादले क्यों किए गए जब उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की मुराद अकबर के खिलाफ? रोज आप कागज लहराते हैं, इल्जामात की बुछाड़ करते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं, अदालतों में कुछ साबित नहीं होता और होना है। हम जो सवाल कर रहे हैं इनका जवाब देने से आप कासिर क्यों हैं? आपके जबान को ताला क्यों लग जाता है जब आपसे आपके भाई के कब्जे का पूछा जाता है? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की ऑफेंस है। नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स सरकारी ओहदे पर होते हुए अपनी सरकारी ओहदे को इस्तेमाल करते हुए अपने भाई को या अपने खानदान को वो फायदा देने की कोशिश करे, ये सीधा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी लगता है नैब ऑर्डिनेंस के तहत। उसके बाद आगे आ जाइए, एक साहब हैं जो टीवी पे एतराफ कर चुके हैं कि मैंने पुलिस का जो सीसीपीओ है लाहौर का वो इसलिए लगाया था कि अपने बहनोई के प्लॉट पे उसका कब्जा जमा सकूं। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में भी अवाम को बताइए कि हाई कोर्ट उस आपके बहनोई के प्लॉट के हवाले से कह चुकी है कि वो आपने नाजायज कब्जा कराया था, वो आपके बहनोई का प्लॉट था ही नहीं। नंबर 3, लाहौर के एक सूबाई वजीर हैं जिनके नाम में खोखर आता है, उनके कब्जे के मामलात की वजह से और आए रोज कब्जे पे झगड़े के मामलात की वजह से आपने उनको वजारत से हटाया। वही काम किया जो आमिर कियानी के साथ किया था कि दवाइयां चोरी कर लो, तुम्हें ओहदे से हटा देते हैं, तुम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन जाओ। उन मौसूस सूबाई वजीर से जवाब कौन लेगा? हमें कब्जा माफिया करते हैं। और जितने केसेस मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनाए गए हैं
खोखर बरादरान का ऑर्डर ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब ने उसमें 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हाई हैंडेडनेस, यानी इंतजामिया ने उसमें ज्यादती की, और उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का स्टे था वो स्टे रहेगा। ये किराए के तर्जुमान रोज टें करते हैं, कागजात भी पढ़ लिया करें। अदालत में जब आपका एडवोकेट जनरल दफ्तर का एक एडवोकेट जनरल पेश हुआ, उसको आपने खोखर बरादरान के केस का ब्रीफ क्यों नहीं किया? उसने अदालत में वो बातें क्यों नहीं की जो आप कैमरों के सामने करते हैं? शर्म आनी चाहिए। इसी तरह जो अदालती ऑर्डर मौजूद हैं, अदालत में आप दिफा करते नहीं क्योंकि आपको पता है आपके पास सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है। सियालकोट की कार्रवाई की, जहां पे कार्रवाई की वो जमीन भी उस शख्स की, वो पार्क भी उस शख्स की जाती मलकियत, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो दफ्तर भी उस शख्स का अपना, और उसमें नक्शे के अंदर छोटी मोटी इरेगुलरिटी पॉइंट आउट करके उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए गिरा दिया। वो दिन दूर नहीं है जब बुलडोजर बनी गाला का रुख करेंगे और उस 300 कनाल के महल में जहां आप रहते हैं, जिसका खर्चा टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है, जो चीनी चोरी करता है आपके खर्चे उठाता है और उठाता रहा है, जो आटा चोरी करता है आपके खर्चे उठाता है, जो अद्वियात चोरी करता है वो आपके खर्चे उठाता है। गोया आपने ये जितने बड़े स्कैंडल आए हैं, आटा, चीनी, अद्वियात, LNG, गैस, बिजली, इनसे पैसे आपके लोगों ने कमा के आप पे ही लगाए हैं। और ये वो लोग हैं जो धरने फंड किया करते थे, जिनके जहाजों में आप सैर किया करते थे, अब आप उनको पैसे वापस कर रहे हैं, और अब वो आपको पैसे वापस कर रहे हैं और वो आपके ओहदे का फायदा उठाते हुए ये कमाई करके आपको वापस कमा के दे रहे हैं। और आपके बावर्ची खाने का खर्चा तो खैर, वो तो आप क्रिकेट में भी थे तो आपने कभी बावर्ची खाने का खर्चा खुद नहीं उठाया, वो कोई ना कोई आपका फाइनेंसर आपके साथ होता था, आपने कभी बटवा नहीं रखा जिंदगी के अंदर। तो ये वो शख्स है जो जिसकी वजह से आपकी आज दवाइयां महंगी हैं, बिजली और गैस के बिल महंगे हैं, और परसों बेशर्मी से कहा कि महंगाई में कमी वाकई हुई है, साथ ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। अवाम को बेवकूफ़ मत समझिए, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि आपके MNA, MPA, आपकी सियासी जमात के अरकान गली मोहल्लों में निकलेंगे तो ये इस काबिल नहीं होंगे कि वहां से ये निकल सकें या महफूज तरीके से वहां से गुजर सकें। अवाम की आंखों में गमो गुस्सा है, आपको अवाम का सामना करना पड़ेगा और आपके हिसाब के दिन आने वाले हैं। इंशाअल्लाह NRO नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये बताइएगा कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं हुए, तो अब PDM का क्या लायामल होगा? क्या लो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे जैसा कि पीपल्स पार्टी कहती रही है, जाके कोई और हिकमत देंगे? देखिए, जिस तरह 31 जनवरी की डेट गुजरी है, जो करप्शन है, चोरी है, उसमें और तेज़ी आ गई है, क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत मुख्तसर दिन रह गए हैं इनके, इसलिए जितना लूट सकते हैं लूट लें। और 4 फरवरी को तमाम जमातें जो PDM की हैं वो इस्लामाबाद में बैठेंगी और उसके ऊपर जो लाए अमल है हमारा वो डिस्कस भी होगा और पाकिस्तान की आवाम को बताया भी जाएगा और ऐलान किया जाएगा। 4 फरवरी को इजलास के हवाले से मुख्तलिफ अदर क्वार्टर से भी चीज़ें आ रही हैं, कुछ खुलाफात के हवाले से जो है को मौलाना साहब जो है वो नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी चॉइसेस हैं उनको एक्सरसाइज करने के हवाले से कर रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, इख्तलाफात की तो जो झूठ है और जो गुफ्तगू है वो तो PDM बनने से पहले ही थी, फिर PDM बन गई, फिर PDM बनने के बाद जो अवाम का रद्द अमल आया उसके ऊपर जो किराए के तर्जुमान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म समेत सुबह दोपहर शाम PDM, तो वो आपको पता चल गया है, क्योंकि जो PDM है वो अवाम के हकूक़ की जो जंग है उसकी तहरीक है, ये अवाम को पता चल चुका है और अवाम PDM के साथ है, कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जमातें इस इत्तेहाद में एक हैं और जो पूरी तरजीह है वो इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, कमीशन खोरों, कब्जा ग्रुप को घर भेजने की। एक तुलबा के हवाले से बात करता चलूं, गिलगित बल्तिस्तान में जो तुलबा का इस्तेसाल हो रहा है, लाहौर में जो आपने देखा तुलबा के साथ जो सलूक किया गया, मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि तुलबा के साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की हाई हैंडेडनेस है। हम तुलबा के साथ खड़े हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान के तुलबा यहाँ पे आके भी एहतजाज कर रहे हैं उसमें हम बाकायदा शरीक भी होंगे और तुलबा की जितनी ये इस्तेसाल है इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और जो गिलगित बल्तिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स की सीटें कम की गई हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, मरियम साहबा, आज एहसन इकबाल साहब ने भी अपनी ट्वीट में इस बात की निशानदेही की है
کہ جب نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر کی اور آرمی چیف کے رول کے بارے میں بات کی تو ان کو غدار کہا گیا اور ایک کیمپین چلائی گئی، اور گزشتہ چند دن قبل ایک حکومتی اینکر کی طرف سے آرمی چیف کی فیملی کے بارے میں الزامات عائد کیے گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے کہنے پر کیے گئے ہیں، تو حکومت کے بارے میں اس چیز کی انکوائری کرنے کا پی ایم ایل این مطالبہ کرے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر یہ جو روایت ہے اور سیاستدانوں کے اوپر جو روایت ہے کہ جو محب الوطن ہو، عوام کی خدمت کرے، عوام کا یہ جو میں نے ابھی آپ کو تمام منصوبے گنوائے جو عوام کو ریلیف دے اور جو ووٹ کو عزت دو اور آئین کی بالادستی کی بات کرے، اس کے اوپر غداری کا جو فتویٰ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں فاطمہ جناح سے شروع ہوا اور آج تک ختم نہیں ہوا۔ یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے اور یہی اسی وجہ سے اس کی جو سزا ہے یہ پاکستان کی عوام یہ جو قبضہ مافیا اور آٹا چینی چور ہیں ان کی شکل میں بھگتتی ہے۔ یہ شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن جو طریقہ کار ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، پیچھے سے وارداتیں ڈلتی ہیں، کبھی آر ٹی ایس کو بٹھایا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ غداری میں آ رہی ہوں جو غداری ہے وہ کون غدار ہیں؟ غدار وہ ہوتے ہیں جو سقوط کشمیر کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کا چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی جو براڈ شیٹ کے اندر کمیشن کھاتے پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ اس قسم کی باتوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جو انہوں نے بات کی وہ آج تک اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ایک سوچ دی ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ جب عوام کا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے، ووٹ چوری ہوتا ہے، تو اس کی جو خمیازہ ہے اور اس کی سزا پاکستان کی عوام۔ یہ بتائیے گا آخری سوال کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 4 تاریخ کو تاریخ دے دی گئی ہے، پہلے استعفوں سے سینٹ سے پہلے استعفوں کی بات ہوئی، آپ اس سے کمیشن پیچھے ہٹ گئی، لانگ مارچ کی ڈیٹ آج تک نہیں دے سکے، کارکن آپ کا مایوس ہے، اتنی بیڈ گورننس جو آپ نے گنتی کروائی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ حکومت کی موجود ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے، لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہوئی اپوزیشن؟ اتنی نااہلی ناکامی کے باوجود آپ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ آپ نے اپنا انالیسس دیا، سوال نہیں کیا۔ آپ کے انالیسس کو تو میں رسپونڈ نہیں کروں گی، وہ آپ کا ذاتی انالیسس ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کروں گی کہ اگر پی ڈی ایم کامیاب نہ ہوتی تو یہ اوپن بیلٹ سینٹ کی جو ایک نئی وہ ہے وہ نہ لگتی۔ یہ ان کے اپنے ایلائز، ان کے اپنے ممبران، جیسے بھی عطا نے بات کی کہ یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ جو عوام اس وقت ان کی چوری، ان کی نالائکی، ان کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے پریشان ہے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ عوام نے چوروں کو پکڑ لیا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اگر پی ڈی ایم کامیاب نہ ہوتی اور پی ڈی ایم آج جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے وہ بڑی کرٹیکل جنکچر ہے کیونکہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں اور ہر روز ایک نیا سکینڈل آتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چوری میں تیزی آ گئی ہے، یہ صرف پی ڈی ایم کی جو افیکٹونیس ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کوئی تاریخ پہ تاریخ نہیں دی۔ یہ جو آپ نے ایک اور انالیسس کیا 20 ستمبر کا جو آپ کو یاد ہوگا ریزولوشن اے پی سی کا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ بالکل لانگ مارچ بھی ہوگا، استعفے بھی ہوں گے اور ان نالائکوں، نااہلوں اور چوروں اور قبضہ مافیا کو گھر بھیجیں گے۔ بالکل وہی اسٹریٹجی ہے اور 31 جنوری کی ڈیٹ ہم نے خود دی تھی کہ یہ بے شرم لوگ استعفے دیں اور گھر جائیں، لیکن ان میں شرم ہے ہی نہیں، یہ تو پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہے۔ اگر ایک خودکشی ہو جاتی تو آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ بہت ہی اس میں ہوتے تو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اصل جو ترجمان ہے پاکستان کی عوام کے وہ مایوس ہونے دیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ میڈم 4 تاریخ کو پی ڈی ایم اپنا آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے اعلان کرے گی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح گزشتہ دور حکومت میں 2013 کے حوالے سے بات کریں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر فوراً احتجاج کیے جاتے تھے، اب پیٹرول کی قیمتوں میں بار بار اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح مسلم لیگ نون جو بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی وہ اس طرح احتجاج نہیں کر رہی اور خصوصاً لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں 1 مہینہ کوڑا پڑا رہا، کسی ایم این اے ایم پی اے کو اتنا نہیں ہوا کہ وہ وہاں پر جا کر کوئی احتجاج کرتا یا آپ کی حکومت اور اس حکومت کا فرق؟ دیکھیں، یہ پی ڈی ایم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پی ڈی ایم میں جو اپنا حصہ ڈال رہی ہے اور تمام جماعتیں فار دیٹ میٹر، وہ یہی احتجاج ہے ان قیمتوں میں اضافہ ہو، چوری۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ خالی قیمتوں میں اضافہ جو ہے نا اس کو علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب تک یہ چوری، یہ کرپشن، یہ قبضہ مافیا ملک پر قابض رہے گا، ہر روز قیمت بڑھے گی۔ ہر روز جس طرح یہ ملک کو، قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں، اس میں سے کمیشن کھا رہے ہیں، اس میں سے اپنے اے ٹی ایم چلا رہے ہیں، اس میں سے اپنے باورچی خانے کا
चला रहे हैं, ये हर रोज बिजली की कीमत बढ़ेगी, हर रोज गैस की कीमत बढ़ेगी, हर रोज आटे, चीनी, दवाई, हर रोज महंगाई होगी। और क्या कहेंगे, महंगाई तो नहीं हुई। तो इसलिए ये आप अलग-अलग नहीं देख सकते, ये सब इनकी नालायकी और चोरी और करप्शन के साथ जुड़ा कल है। टेलीफोन कॉल्स भी वसूल की थी इमरान खान ने, उस पर एक कमेंट कर अगर हिम्मत है तो जुमेरात को आना था पार्लियामेंट में। आज 2.5 साल हो गए ना रूल्स में तब्दीली, लेकिन क्या मुंह लेकर आटा चीनी चोर, बिजली गैस दवाई चोर, जो सहूलतकार है इन माफिया का, वो क्या मुंह लेकर पार्लियामेंट में आएगा। तो ये एक नया स्टंट शुरू किया। और हिम्मत होती तो ये कॉल लाइव चलाते, लाइव नहीं चलाएगी, रिकॉर्डिंग एडिट करके चलाएगी।